हेलो एवरीवन। हिस्ट्री का अगला टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848। इससे पहले हम देखे थे 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद फिर देखे थे 1804 से लेकर के 1815 तक नेपोलियन एरा, और उसके बाद 1815 से लेकर के 1830 तक कंजर्वेटिव्स का एरा, और फिर 1830 से लेकर के आगे हमें पढ़ना है एज ऑफ रिवॉल्यूशनरी, यानी रिवॉल्यूशनरिस्ट का जो समय है इसके बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि 1815 में क्या हुआ कि फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया, और फ्रांस के आसपास बाउंड्री पर नए स्टेट बनाए गए, और इसके अलावा सेंसरशिप पूरे यूरोप में लगाया गया। ठीक है, और सेंसरशिप लगाया गया, और इसके अलावा जितने भी रिवॉल्यूशनरिस्ट उनको सप्रेस किया गया, कुचला गया। ठीक है, तो ये सब प्रयास किया गया, और जो पुरानी जो चीज़ें थी उनको फिर से वापस लाया गया। तो इसी फिनोमेना बोलते हैं कंजर्वेटिज्म। तो एज कंजर्वेटिव यानी रूढ़वादी जो थे ट्राई टू कंसोलिडेट देयर पावर, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजिंगली विथ रिवॉल्यूशन इन मेनी रीजन ऑफ यूरोप। मतलब जब जैसे जैसे कंजर्वेटिव राइज हो रहे थे, उसी तरीके से कंजर्वेटिव क्या चाह रहे थे। कंजर्वेटिव का मेन मोटो क्या था? उनका मेन मोटो था कि पुरानी चीज़ों को फिर से वापस लाना, मतलब मोनार्ची को फिर से हर जगह स्टेबलाइज करना और हर पुरानी चीज़ को वापस लाना। ठीक है, और सेंसरशिप लगाना, ये सब कंजर्वेटिव का मोड था, मतलब काम करने का। तो जैसे 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 कंजर्वेटिव बढ़ते गए, उन्होंने पावर को अपने कैप्चर करते गए कंजर्वेटिव, वैसे ही लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का भी तेजी से क्या हुआ, राइज अप हुआ। लिबरलिज्म इज उदारवाद। उदारवाद क्या कहता है? लिबरलिज्म कहता है कि सब कुछ फ्रीली हो, मतलब पूरा अपना शासन हो, और चाहे इकोनॉमिक के मामले में हो, चाहे पॉलिटिकल भी में हो, सब जगह क्या हो, फ्रीडम हो। तो ये लिबरलिज्म का डिमांड है। और नेशनलिज्म इस क्या होता है? राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र भावना जन्म लेना, इसे क्या बोलते हैं? नेशनलिज्म बोलते हैं। तो जैसे जैसे कंजर्वेटिव राइज हुए, वैसे वैसे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म भी क्या हुआ, वो भी राइज हुए। तो फिर 1815 में आपने देखा था कि फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था। तो 1813 तक तो लोग सह लिए, अडॉप्ट कर लिए कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बर्बन डायनेस्टी के अंडर कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ता गया। ठीक है, तो एग्रेशन बढ़ते बढ़ते जुलाई 1830 में क्या हुआ कि फ्रेंच में फिर से फ्रांस में एक क्रांति हुई 1830 में, जिसमें उस बर्बन डायनेस्टी को क्या किया गया, हटा दिया गया, और उनकी जगह पर बर्बन डायनेस्टी को हटा करके उनकी जगह पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची को वहाँ पे लुइस को वहाँ पे स्टेबलाइज किया गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी को हटाया गया और वहाँ पे एक ऐसे राजा को बैठाया गया जो कॉन्स्टिट्यूशनल था, मतलब जो संविधानिक, जो नियम कानून से चलता हो। ठीक है, और नियम कानून कौन बनाता है? वही जनता के द्वारा जो जनता के द्वारा चुने गए लोग, जो लीडर्स हैं, वो जो नियम बनाएंगे उसी नियम पर मोनार्ची को चलना पड़ेगा। मतलब पहले जो मोनार्ची थी, मोनार्ची उस समय मतलब एरिटोक्रेसी थी। मतलब क्या था, उनका एक छत्र राज होता था। लेकिन अब क्या है, अब जो मोनार्ची बनेंगे उनको उनको पीपल के कंट्रोल में रहना पड़ेगा, मतलब लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मोनार्ची क्यों रखे? फिर मोनार्ची इसलिए रखे ताकि जो विदेशों का मामला है उसको डील कर सकें। ठीक है, तो ये जो पहला जो इसका इफेक्ट दिखा रिवॉल्यूशनरीज वाला, वो कहाँ दिखा? फ्रांस में दिखा। कब? जुलाई 1830 में। और जैसे ही 1830 में फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, फिर से बर्बन डायनेस्टी को हटा करके और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची वहाँ पे स्टेबलाइज किया गया। जब ये न्यूज बगल में फैला, बगल में कौन सा था? बगल में था किंगडम ऑफ नीदरलैंड। आप यहाँ देख सकते हैं पिंकिस वाला, किंगडम ऑफ नीदरलैंड में जब ये न्यूज गया, तो वहाँ पर भी जो बेल्जियम के लोग जो थे, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ क्या कर दिया, अपनी मोनार्ची के खिलाफ रिवॉल्यूशन कर दिया। रिवॉल्यूशन करने पर क्या हुआ कि उसकी वजह से बेल्जियम अलग हो गया, कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। तो यहाँ पे एक और देश बना, एक फ्रांस बना, बगल में क्या बन गया? बेल्जियम बन गया।
ठीक है। तो बेल्जियम एक नए नेशन के तौर पे बाहर आया, कहाँ से? किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर आप यहाँ अगर मैप में देखें तो ये ऑस्ट्रिया और इसका एम्पायर के बगल में आपको ऑटोमान एम्पायर दिख रहा है। ये ऑटोमान एम्पायर एक लिंकिंग था एशिया और यूरोप के बीच में। ठीक है, मतलब एशिया और यूरोप के बीच में क्या था? लिंकिंग था। और इसी ऑटोमान एम्पायर में एक ये जो ऑटोमान एम्पायर में ये जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं ग्रीक या ग्रीस बोलते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग ग्रीक बोलते हैं और इस एरिया क्या बोलते हैं? ग्रीस बोलते हैं। तो ये ग्रीस में मेजॉरिटी कौन थे? मेजॉरिटी थे क्रिश्चियन। और इनके ऊपर जो शासन कौन कर रहे थे? इनके ऊपर शासन कर रहे थे इस्लामिक लोग शासन कर रहे थे, मुस्लिम शासन कर रहे थे। यानी ऑटोमान एम्पायर क्या था? मेनली मुस्लिम का था, इस्लामिक था। तो उस समय क्या था कि ऑटोमान एम्पायर के ऊपर शासन करता था। तो यहाँ के जो ग्रीस जो था, ग्रीस के लिए पूरे यूरोप के लोग, यूरोप के जितने पोएट थे और जो लोग थे वो लोग आए और यहाँ पे लोग के अंदर वो पुरानी चीज़ें, क्योंकि ग्रीस एक बहुत पुराना एक देश है। ठीक है, जहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ग्रीस एक पुराना देश है। और तो एक तरह से यूरोप का एक, ग्रीस को कहते हैं यूरोप का क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। क्योंकि ये यूरोप में सबसे पहले जब सिविलाइजेशन लोग एक साथ रहना स्टार्ट कब किए? सबसे पहले स्टार्ट कहाँ किए थे? ग्रीस में किए थे। उसके बाद धीरे धीरे यूरोप में लोग सेटलमेंट होना स्टार्ट कर दिए, सिविलाइजेशन हुआ। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़े हैं ना, वैसे ही मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले हुआ, फिर बाद में सब कुछ हुआ। तो ऐसे ही सबसे यूरोप में सबसे पहले जो सिविलाइजेशन हुआ कहाँ हुआ? ग्रीस में हुआ। तो इसीलिए इसे बोलते हैं क्रेडल ऑफ यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है यूरोप में। लेकिन यहाँ पे कौन ऑक्युपाई कर रखा था? यहाँ पे मुस्लिम ऑटोमान एम्पायर इन्होंने क्या कर रखा था? ऑक्युपाई कर रखा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरे यूरोप के सारे पोएट, सारे स्कॉलर्स गए और वहाँ पे लोगों के अंदर फीलिंग जगाई कि देखिए आप मतलब इनके अंदर फीलिंग जगाई कि आपका इतिहास इतना अच्छा है। ग्रीस वालों को फीलिंग दिलाया कि आपका इतिहास क्या है, बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आप यहाँ क्रिश्चियन है, लेकिन आपके ऊपर शासन कौन कर रहा है? मुस्लिम शासन कर रहे हैं। तो जब ये फीलिंग लोगों के अंदर डेवलप कराया गया तो लोगों के अंदर ये क्या आई? नेशनलिज्म की फीलिंग आई। और फिर बहुत सारे वार हुए ऑटोमान और ग्रीस और यूरोपियन के बीच में। और अंत में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कॉन्स्टेंटिनोपिया का के समझौता के बाद ग्रीस क्या हुआ? एक इंडिपेंडेंस नेशन के तौर पे बाहर आया। ठीक है। अभी आप जल्दी सुने होंगे टर्की और ग्रीस में कुछ विवाद चल रहा था। तो अभी भी टर्की क्या? ऑटोमान एम्पायर टर्की से स्टार्ट हुआ था। और ग्रीस क्या है? एक क्रिश्चियन है। और जबकि ऑटोमान एम्पायर यानी टर्की क्या है? एक इस्लामिक है। तो अभी भी कुछ ना कुछ उनमें कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। लेकिन ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के बाद ग्रीस क्या हो गया? एक इंडिपेंडेंट नेशन हो गया और उसने ऑटोमान एम्पायर से क्या किया? फ्रीडम गेट कर लिया। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं रोमांटिसिज्म क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो नेशनलिज्म की जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, केवल युद्ध से या अपने क्षेत्र को बढ़ाने से, इससे नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती है। इसमें इससे केवल नहीं आती, इसके अलावा कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो नेशन को बनाने में कल्चर का भी क्या होता है? एक बड़ा योगदान होता है। कल्चर मतलब संस्कृति। सच एज आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। देखिए, नेशनलिस्ट फीलिंग जो राइज अप हुआ 1830 से 1848 के बीच में, इसमें आर्ट, कल्चर, पोएट्री, स्टोरीज, जो फाकलोर्स हुआ करते थे यानी लोक कहानियाँ हुआ करती थी, और कई वर्नाकुलर लैंग्वेज हुआ करते थे। ठीक है। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज, इन सबको बढ़ावा दिया गया। और जो इसके अलावा लोग बताया गया कि देखिए आपकी अलग पहचान है, इनकी अलग पहचान है, आपका लैंग्वेज अलग है। तो इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे आर्ट एंड पोएट्री। आर्ट के द्वारा और पोएट्री के द्वारा कई कविताएं लिखी जाती थी। उस कविताओं को पढ़ के लोग अपने देशभक्ति की भावना लोग के अंदर क्या होती थी? जगती थी। इसके अलावा स्टोरीज, जो पुरानी स्टोरी जो थी, फॉकलोर्स यानी लोक कहानियाँ,
उनको लोग पढ़ते थे, लोग तो लोग को लगता था कि हाँ हमारा पुराना इतिहास कितना अच्छा था। जैसे हम लोग अभी पुराना इतिहास जब पढ़ते हैं इंडिया के बारे में कि यहाँ पे ये शासन किए, ये शासन किए, 1857 क्रांति पढ़े, जब हम इतिहास पढ़ते हैं या कहानी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना और ज़्यादा जगती है। ठीक है। या कहीं हम कोई पिक्चर देखते हैं, जैसे रविन्द्रनाथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था कि भारत माता का स्ट्रक्चर बनाया था, तो जब ये सब देखते हैं और जब इंडियन फ्लैग देखते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। तो एक तरह से ये रोमांटिसिज्म स्टार्ट हुआ 1830 से लेकर के 1848 में, और पूरे यूरोप के अंदर ये फैला और लोग अपने पुराने इतिहास के बारे में और अपने कल्चर के बारे में सोचने लगे। ठीक है। देखिए, इन पोलैंड द यूज ऑफ पॉलिश लैंग्वेज केम टू बी सीन एज ए साइन ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। यहाँ पे आप थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंबल, यहाँ होगा, यहाँ पे साइन है, सिंबल होगा, यहाँ लिखेंगे सिंबल। तो पोलैंड में क्या हुआ, पोलैंड के लोग पर रसियन का वो था, शासन था। पोलैंड के लोगों पर किसका शासन था, रसिया के लोगों का। तो लोग वहाँ पे पोलैंड में क्या किया गया कि पॉलिश लैंग्वेज, यानी जो वहाँ की लैंग्वेज, जैसे रसिया की लैंग्वेज अलग है, रसियन है, तो रसियन लैंग्वेज रसिया वाले शासन कर रहे थे पोलैंड पर। तो पोलैंड के लोगों ने क्या किया, उस अपनी भाषा यानी पॉलिश भाषा को प्रमोट किया, और चर्चों में या स्कूलों में जगह जगह पर लोग पॉलिश भाषा को यूज किए। किस लिए यूज किए, स्ट्रगल अगेंस्ट रसियन डोमिनेंस। ठीक है। तो रसिया के खिलाफ पॉलिश भाषा को यूज किए। तो ऐसे पूरे यूरोप के अंदर लोग के अंदर क्या आई, लोग अपने इतिहास के बारे में जानने लगे, और लोगों को लगने लगा कि हमारे ऊपर कोई शासन कोई और कर रहा है, जबकि हमें अपना शासन खुद करना चाहिए, क्योंकि हमारा कल्चर और हमारा लैंग्वेज और ये सब चीज़ें क्या है, जो शासन कर रहे हैं उनसे, उन लोगों से अलग है। ठीक है। तो इसी क्या बोलते हैं, रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनली सेंटिमेंट। वह कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म नेशनली सेंटिमेंट, मतलब कल्चरल मूवमेंट, वह कल्चरल मूवमेंट जिसकी वजह से नेशनलिज्म की भावना क्या हुई, जगने लगी, उसे क्या बोलते हैं, रोमांटिसिज्म बोलते हैं। ठीक है। रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनली सेंटिमेंट। अब आगे देखते हैं 1830s। वाई 1830s इज कॉल्ड ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। क्यों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। क्यों 1830s को ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, आर्थिक रूप से क्यों इतना मुश्किल का समय माना जाता है 1830s के दशक को, यानी 1830 से 48 तक, इस समय को ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप का समय क्यों मानते हैं यूरोप के अंदर? क्योंकि इसके लिए जो बड़ी चीज़ें हैं उसके लिए है कि पहली बात, इस समय एन इनार्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन ऑल ओवर द यूरोप। पूरे यूरोप के अंदर बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है इस समय। इस समय क्या हुआ, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ। और क्या हुआ, पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम। गाँव की आबादी अब कहाँ जाने लगी थी, शहरों में आने लगी थी। ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, गाँव में खेती करने से लोग उतना हो नहीं पा रहा था कि खेती करके लोग कमा पाएँ, तो लोग कहाँ पे आने लगे, शहरों में आने लगे थे। तो आबादी बढ़ी, और दूसरा क्या हुआ कि गांव के लोग शहरों की तरफ क्या हुए, मूव किए, जिससे शहरों में आबादी बढ़ गई और स्लम्स एक बनाया गया। स्लम मतलब होता है बस्ती, झुग्गी बस्ती। जैसे मुंबई में एक स्लम्स है ना, स्लम एरिया, वहाँ पे एक ऐसे एरिया है जो मतलब जिनको जगह घर नहीं मिला, वो जा करके वहाँ रहने लगे झोपड़ी बना करके, बाद में उसको स्लम बोलने लगे। ठीक है। तो स्लम ओवर क्राउडेड स्लम से भर गया। स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वेयर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब इसका मतलब हुआ कि जैसे इंग्लैंड में पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जब फैक्ट्रियाँ किसी भी चीज़ को जल्दी जल्दी बनाती हैं और ज़्यादा मात्रा बनाती हैं, ठीक है, तो अब जो इंग्लैंड में फैक्ट्रियों में इतनी तेज़ी से प्रोडक्शन हो रहा था कि वो आ करके यूरोप के बाकी मार्केट में जब आता था, तो वहाँ पे जो धीमे धीमे बनाने वाले, मतलब जो स्लो प्रोसेस से बनाने वाले जो प्रोडक्ट थे, बनने वाले जो प्रोडक्ट थे, वो उनके सामने कंपटीशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि जो हैंडमेड जो गुड्स हैं उनका कास्ट कुछ ज़्यादा होता है, जबकि जो फैक्ट्री मेड गुड्स होते हैं उनका कास्ट क्या होता है, कम होता है। जब वो आते थे फैक्ट्री मेड गुड्स,
तो उससे जो हैंडमेड जो गुड्स वाले जो सामान थे उनको उनका मार्केट में वैल्यू क्या होता था, घट जाता था। तो इसलिए स्मॉल प्रोड्यूसर को बहुत प्रॉब्लम हुआ और वो कंपटीशन नहीं कर पाया और कोलैप्स हो गया पूरी तरीके से। इसके अलावा बैड हार्वेस्ट, खेती भी अच्छी नहीं हो पाई, इसकी वजह से फूड का प्राइस राइज हो गया और फूड का प्राइस भी बढ़ गया और पूरे यूरोप के अंदर फूड शॉर्टेज हो गया। भोजन की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि अच्छे से फसल नहीं तैयार हुआ। और इसके अलावा जो कई किसान इसलिए नहीं खेती कर रहे थे क्योंकि बहुत सारा ड्यू उनके ऊपर हो गया था, बकाया हो गया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फ्यूडल सिस्टम की वजह से ड्यूज बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। फ्यूडल सिस्टम में क्या था कि किसान को बस थोड़ा सा दे करके बाकी सारा चीज़ कौन ले देता था, जो जो किंग थे या जो बीच में जो लोग नोबल्स लोग थे वो लोग उठा ले आते थे। तो इसलिए उस वजह से भी लोग खेती करना बंद कर दिए थे और इसके अलावा खेती भी अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से फूड प्राइसेस क्या हुआ, राइज हो गया और पूरे यूरोप के अंदर फूड शॉर्टेज हो गया। द कॉन्ट्रैक्टर हु यूज टू गिव ऑर्डर टू वीवर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल हैड रिड्यूस देयर पेमेंट। अब क्योंकि फैक्ट्री में अब ब्रिटेन के अंदर क्या होने लगा था, ब्रिटेन में फैक्ट्री बन गया था। फैक्ट्रियों में सारा काम होने लगा था कि वीवर्स वाला काम, और केवल उनको रॉ मटेरियल लाना था और सारा काम वो फैक्ट्री के अंदर ही होने लगा था। अब ये क्या हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि पूरे यूरोप के अंदर जो वीवर्स थे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, वीवर्स को पहले रॉ मटेरियल देते थे ला करके, अब बदले में वीवर्स क्या करते थे, उनको फिनिश्ड कपड़े बना करके देते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, जब फैक्ट्री में ब्रिटेन के अंदर बनने लगा, ब्रिटेन थोड़ा सा अलग था ना यूरोप से, थोड़ा यूरोप में ही है लेकिन अलग थोड़ा सा है, वो आइलैंड है ब्रिटेन। तो अब क्योंकि ये फैक्ट्री में बनने लगा तो अब मार्केट में ये हैंडमेड वाला बिकता ही नहीं था, फैक्ट्री वाला बिकता था क्योंकि सस्ता था। तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जो कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, रॉ मटेरियल ला करके गांव वालों को देते थे, वीवर्स उसको कन्वर्ट करके कपड़े बनाते थे। तो अब कपड़े में जब बना के देते थे तो कॉन्ट्रैक्टर उनको बहुत कम पैसा देते थे, क्योंकि अब उनको मार्केट में भी कम वैल्यू मिलता था, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर भी क्या किए, पेमेंट कम देने लगे। इसकी वजह से कई दंगे हो गए पूरे यूरोप के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इस समय को क्या बोलते हैं, एज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। ठीक है, तो ये रहा आपका टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, और उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, और विजुलाइजिंग द नेशन, और लास्ट में पढ़ेंगे नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइमलाइन को फिर से रिकॉल करते हैं कि 1789 में क्या हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और 1804 से 1815 तक किसका समय रहा, नेपोलियन का समय था। 1815 से लेकर के 1830 तक किसका समय रहा, 1815 से 1830 तक कंजर्वेटिव्स का, मतलब जो राजा लोग जो थे उनका शासन था, मतलब उनका समय था, कंजर्वेटिव का था। और 1830 से लेकर 1848 किसका समय था, ये पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनरीज का समय था, और इस समय कई देश निकल के बाहर आए। ठीक है, पूरा क्रांति हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रांस में फिर से मोनार्ची को, बर्बन डायनेस्टी को हटा करके वहाँ फिर से पुरानी चीज़ों को लाया गया। ठीक है, मतलब बर्बन डायनेस्टी को हटा करके और डेमोक्रेटिक मोनार्ची का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मोनार्ची प्लस डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ फ्रांस के अंदर। और बगल में फिर उसके बगल में बेल्जियम है, बेल्जियम ने क्या किया, अपने आप को नीदरलैंड से अलग कर लिया कई सारे संघर्ष के बाद। और ग्रीस भी क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे बाहर आया, क्योंकि रोमांटिसिज्म वहाँ बहुत तेजी से फैला गया और लोग बताया गया कि देखिए आपके पर जो शासन करने वाला वो दूसरे कम्युनिटी का है और आप लोग अलग कम्युनिटी के हैं। ठीक है, तो ये सब भावना लाई गई, जिससे ग्रीस क्या हुआ और एक फ्रीडम गेट किया। ग्रीस के फ्रीडम में एक पोएट का नाम बहुत तेजी से आता है, बहुत ज़्यादा आता है, फ्लाइड या फिर OID, और इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि उन्होंने फंड भी रेज किया, और उसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कविताएं और चीज़ें लिखा ग्रीस के बारे में, जिससे ग्रीस के लोग पढ़ करके उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी। ठीक है, ग्रीस को क्या बोलते थे, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। मतलब सबसे पहले यूरोपियन सिविलाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, ग्रीस के अंदर हुआ। तो ये सब पढ़े, उसके बाद हम पढ़े कि 1830 के बाद के समय को क्या बोलते हैं, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप ईयर इसको बोलते हैं। और उसके अलावा रोमांटिसिज्म का भी समय 1830 से लेकर 1848 के बीच में था। तो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के बारे में।
ठीक है, ओके, थैंक यू।